हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, जीटीयू एग्जाम प्रॉब्लम में आज जो क्वेश्चन है वो विंटर 2021 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट कोड है 311006। इसका क्वेश्चन 2 का बी क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड सोलर एनर्जी। तो दोनों टॉपिक यहाँ डिस्कस करने हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड सोलर एनर्जी। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज सोलर एनर्जी। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पहले मैं बात करने वाला हूं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्म मीन्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वार्मर प्लेस, टेम्परेचर जहां बढ़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इन द एवरेज टेम्परेचर of earth surface or atmosphere, earth's atmosphere or oceans and oceans। जो समुद्र है, सीज है, तो एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी जो होती है धीरे धीरे, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर देखे जाए तो लास्ट सेंचुरी में 100 साल में टेम्परेचर में कितना बढ़ावा हुआ है? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थ का पहले जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर, उस एवरेज टेम्परेचर में इतना बढ़ावा हुआ है। और ऐसे ही अगर सिलसिला चालू रहता है तो धीरे धीरे पृथ्वी की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो डिजायरेबल नहीं है। अभी सवाल ये होता है कि ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर क्यों हुआ है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, मीथेन है, मीथेन, फिर एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH क्लोरो, FLU फ्लोरो कार्बन। ये जो गैसेस है, दिस गैसेस, वो गैसेस करते क्या है? एक प्रकार का लेयर बना देते हैं। मान लो कि हमारी अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस, तो सोलर रेडिएशन होता है, यहां सन्स रेज आर कमिंग एंड देन वो रेडिएशन वापस जाते हैं स्पेस में, बैक रिफ्लेक्ट होके। अभी बीच में ये जो है गैसेस एक लेयर बना देते हैं, दिस इज लेयर। तो सन्स रेडिएशन, जो सोलर रेज है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाते हैं स्पेस में, वो स्पेस में जाना बंद हो जाता है। सभी रेज या रेडिएशन यहां कैद हो जाता है, ट्रैपिंग होता है, ट्रैप। एंड दिस ट्रैप अकर्स ड्यू टू दिस गैसेस। और ये गैसेस एक प्रकार का ट्रैप करते हैं रेडिएशन को, तो ऑब्वियसली यहां टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ग्रेजुअली। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल है और उसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्मर होती जाती है। तो ये समझ लिया। अभी हम बात करते हैं कॉजेज क्या है, क्या इसकी इफेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज की बात करते हैं। क्या कारण है कॉजेज? तो कॉजेज में सबसे पहला कारण या रीजन, यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल्स, ऑयल, गैस, ये सभी आ जाते हैं, कोल, ये सभी फ्यूल्स जो जनरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पॉल्यूटेंट पैदा करते हैं।
और ये पॉल्यूटेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से वो ट्रैपिंग होती है। तो फॉसाइल फ्यूल्स, यूज ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स है एक रीजन है। दूसरा रीजन है आजकल जंगल का कटना, डिफॉरेस्टेशन। जो बहुत सारे ट्रीज है, फॉरेस्ट है, और धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, वो भी एक रीजन है। क्योंकि अगर ज्यादा ट्रीज होंगे तो वो ज्यादा CO2 एब्सॉर्ब करते हैं, एब्सॉर्प्शन होता है, और उसकी वजह से इसकी मात्रा कम होती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का प्रमाण या उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और वहीं CO2 यहां रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग के लिए। एक और रीजन है कैटल एंड शीप। ये जो है वो डाइजेस्ट करते हैं फूड और मीथेन जनरेट करते हैं, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल गैस, मीथेन। तो उसकी वजह से भी ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। और एक और रीजन है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फार्म में, और वही फर्टिलाइजर्स एमिट करता है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये भी एक गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप उसकी इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग की। सबसे पहली इफेक्ट हम ये सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मिल्टिंग ऑफ आइस होता है। मिल्टिंग ऑफ आइस, जो ओशंस में जो आइस है एट पोल्स, मोस्टली जो ध्रुव पर, पोल्स के आइलैंड है, वहां पर जो ये आइस वाला ओशन है उसका आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और मेल्टिंग होगा तो ऑब्वियसली सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज होगा तो फ्लड की सिचुएशन बनेगी, एक ये होगा कॉन्सिक्वेंसेस। साथ में फ्लड्स और ये सब कुछ होता है तो उसके साथ जो वहां पॉपुलेशन है, जो लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन है, वो माइग्रेट होना स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस या पहला इफेक्ट है कि आइस मेल्टिंग की वजह से फ्लड्स की सिचुएशन बनती है और माइग्रेशन होता है। सेकंड इफेक्ट हम लिख सकते हैं कि इट इज अ थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पेसीज। कई ऐसी जाति है जो यहां तो थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पेसीज, तो कई ऐसी जाति है जो उसका सत्यानाश निकल जाता है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती हैं, तो उनका सर्वाइव होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा इफेक्ट हम लिख सकते हैं क्रॉप फेलियर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रॉप जो रेगुलर हम क्रॉप को हार्नेस करते हैं वो क्रॉप फेलियर होने का चांसेस बढ़ता है, और उसकी वजह से दुष्काल, जिसको हम ड्राट कहते हैं, वो सिचुएशन बनती है। खाना मीन्स क्रॉप का जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो उतना होता नहीं है। एक इफेक्ट और भी लिख सकते हैं सीवियरिटी, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? स्टॉर्म्स आना, आजकल हम देख रहे हैं हरिकेन्स आना, आंधी तूफान, हरिकेन्स एंड हीट वेव्स इन द समर सीजन, हीट वेव्स। तो ये जो सभी कैलामिटीज है, नेचुरल कैलामिटी, वो बढ़ने का चांसेस रहता है। आंधी तूफान, स्टॉर्म्स, ये सभी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और एक इफेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं
कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है CO2 की वजह से, CO2 जैसे जैसे ओशन में मिक्स होता है, ओशन का जो पानी का नेचर है ज़्यादा एसिडिक बनता जाता है, और ज़्यादा एसिडिक होगा तो वो पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, इकोसिस्टम ऑफ मरीन लाइफ, समुद्री जीवों जो है, मरीन लाइफ जो है, पानी वाली लाइफ, वो मरीन लाइफ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है एसिडिक नेचर की वजह से। कई फिशेस होगी या जो ओशन में रहने वाले जीव है वो सब नाश होने की या उनके सर्वाइवल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं यहीं पर प्रिवेंशन भी दिखा दूं अलग पेन से। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करना है तो क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? एक है फॉसाइल फ्यूल्स का जो यूज है वो कम कर दीजिए, रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स, पहला, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, रिन्यूएबल सोर्सेस वाले व्हीकल जो है, रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज कीजिए, रिन्यूएबल सोर्सेस। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका भी यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड वन मोर है, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, जंगल का जो हम कटिंग कर रहे हैं ट्रीज उसको कम कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहां मैं समाप्त करता हूं, ग्लोबल वार्मिंग वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोलर एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या है? व्हाट इज सोलर एनर्जी? तो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी मीन्स इट इज द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। कहां से मिलती है ये? सन, जो मेन सोर्स है। It is the energy radiated from the sun in the form of heat and light. In the form of heat and light. तो जो मेन सोर्स है सन, सूर्य, तो उस सूर्य में से कंटिन्यूअस हीट और लाइट के फॉर्म में जो रेडिएशन हो रहा है और जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम कहेंगे सोलर एनर्जी। दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल। कैसी एनर्जी है? इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होने वाली, इनएग्जॉस्टिबल। साथ में इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल, बार बार मिलने वाली एनर्जी है, इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सूर्य में से जो वेव्स मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और उसी फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। एंड वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इज अवेलेबल। रेडिएशंस तो मिल रहा है लेकिन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ हमें यहां मिलती है, वेवलेंथ्स। यूजेस की बात करें, सोलर एनर्जी जो है कहां कहां यूज हम करते हैं, आपको पता होगा डे टू डे लाइफ में हम एक तो यूज है उसका मेन कुकिंग, सोलर कुकर का नाम आपने जाना होगा, तो कुकिंग में हम यूज करते हैं। फिर वाटर हीटिंग में हम यूज करते हैं, पानी गर्म करने के लिए। आजकल तो एयर हीटिंग के लिए भी यूज होता है। फिर लाइटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। और मोर एडवांस सोलर मीन्स पावर प्लांट में भी यूज होता है। ये ऐसे फील्ड है एडवांस में, पावर प्लांट, फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सभी एप्लीकेशंस में सोलर एनर्जी का यूज होता है। तो ये यूजेस के बाद हम जानेंगे कौन से प्लस पॉइंट्स है सोलर एनर्जी के और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है।
तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर सोलार के बारे में लिखना है तो इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन एनर्जी है ये, एनर्जी जो मिल रही है वो क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी किस सेंस में? किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल लाइक फोसाइल फ्यूल्स, तो फोसाइल फ्यूल्स जब भी बंद करते हैं बर्निंग करना पड़ता है, और बंद करते हैं तो CO2 जनरेट होता है, CO2 एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसा कोई भी पॉल्यूटेंट सोलर एनर्जी के बारे में नहीं है। सो इट इज अ क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी, पहला पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज रिन्यूएबल। बहुत रिन्यूएबल है एंड एम्पल एनर्जी इज अवेलेबल। एम्पल एनर्जी, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी मिल रही है सोलार से। रिन्यूएबल सोर्स है। जहां तक सूर्य का मीन सन का एग्जिस्टेंस है, जहां जब तक सूर्य है तब तक एक सोर्स मीन्स खुटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। सो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स एंड एम्पल एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम द सन। ये सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है सोलर एनर्जी के बारे में वो है इट इज रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स इस सेंस में कि इस एनर्जी को भी हम स्टोर कर सकते हैं। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, तो उसकी वजह से रिलायबल सोर्स है। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं सोलर एनर्जी में, हियर द यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस। यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस। हम सोलर एनर्जी को ट्रैप तो करते हैं, लेकिन ट्रैप करने के बाद जो भी डिवाइस यूज करते हैं मीन्स वो यूटिलाइजेशन है। तो यूटिलाइजेशन जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इट इज लेस। यूटिलाइजेशन कॉस्ट इज लेस। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री एनर्जी है कंप्लीटली, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एनर्जी है। सो दीज आर सम प्लस पॉइंट्स ऑफ द सोलर एनर्जी। अभी लिमिटेशंस क्या है या डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी में। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। वो वेदर कंडीशन पर डिपेंडेंट है। कैसे? अगर मॉनसून है, रेनी सीजन है या क्लाउडी सीजन है, रेनी या क्लाउडी, देन वी कैन नॉट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सन। या अगर विंटर है तो विंटर में डे टाइम बहुत ही कम है, तो डे लेंथ जिसको बोलते हैं वो टाइम कम मिलेगा, तो सोलर एनर्जी भी कम ट्रैप होगी। सो सोलर एनर्जी ट्रैपिंग के लिए अवेलेबिलिटी की जब बात करते हैं तो वो वेदर पर डिपेंडेंट है। हाँ, समर है तो द डे इज लॉन्ग एंड बहुत सारी मात्रा में हम सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन विंटर या मानसून में, रेनी सीजन में इट इज अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी। ये पहली लिमिटेशन हुई। दूसरी एक लिमिटेशन है कि इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट कहे या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली हाई, इज हाई। प्राइमरी जो कॉस्ट है और साथ में जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं लाइक सोलर वाटर हीटर है या कोई और डिवाइस है, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली हाई है। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट है, लेकिन कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस प्लस पॉइंट्स आर मोर, और वो एट्रैक्टिव पॉइंट्स है, तो सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। अभी आगे लास्ट में जानेंगे कि विच आर द टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। सो नाउ टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। टाइप्स में पहला टाइप्स है इट इज पैसिव सोलर एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं?
पैसिव सोलर एनर्जी। पैसिव किस सेंस में कि यहां जो सोलर एनर्जी हम ट्रैप कर रहे हैं वो कोई भी डिवाइस यूज किए बिना कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रैपिंग। सो हियर द एनर्जी इज ट्रैप्ड, सन्स एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड डायरेक्टली, ट्रैप्ड विदाउट मैकेनिकल डिवाइस, ऐसा हम लिख सकते हैं, विदाउट मैकेनिकल डिवाइस। मीन्स हम कोई उपकरण यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली जो हमें मिल रही है एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं पैसिव सोलर एनर्जी। जैसे धूप में कुछ हम कपड़े सुखाते हैं तो वो पैसिव सोलर एनर्जी कह सकते हैं। सेकंड है एक्टिव सोलर एनर्जी। एक्टिव का मतलब ही यह है कि यहां हम मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं, कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस या ऐसा सेटअप रखते हैं और उस सेटअप के जरिए वी कैन कलेक्ट स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये तीनों फंक्शन हम करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। ऐसी कोई कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिवाइस रखेंगे जहां से कलेक्शन होगा, स्टोर होगा एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइक सोलर वाटर हीटर है तो वहां फ्लैट प्लेट के जरिए हम कलेक्ट करते हैं एनर्जी को, स्टोर करते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, तो इट इज एक्टिव सोलर एनर्जी। एक है सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी किसको कहेंगे? सोलर थर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जहां सोलर एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हम हीट एनर्जी में करते हैं। किसमें कन्वर्जन करते हैं? हीट एनर्जी में। सो इट इज नॉन एज सोलर थर्मल एनर्जी। वैसे एक है सोलर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए फोटोवोल्टेइक सोलर पावर, फोटोवोल्टेइक सोलर पावर, ये भी एक टाइप है। फोटोवोल्टेइक सोलर पावर मीन्स यहां जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है उसका कन्वर्जन हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सो इट इज फोटोवोल्टेइक सोलर पावर। इसके अलावा भी और डिवाइस है। एक है कॉन्संट्रेटिंग सोलर पावर। कई बार हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटिंग मीन्स यहां सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकसिंग करके उसका सही इस्तेमाल करते हैं। लाइक कुकिंग के लिए अगर हमें चाहिए हीटिंग के लिए तो सोलर एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड और उसको नाम है कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, सीसी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के जरिए सोलर एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी। सो वैसे बहुत सारे टाइप्स है ये टाइप्स आप याद रखेंगे। पैसिव, एक्टिव, सोलर थर्मल एनर्जी, फोटोवोल्टेइक, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। तो ये सभी डिवाइस की भी बात कर सकते हैं या टाइप्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जानी। सोलर एनर्जी क्या है, किस फॉर्म में मिलती है, क्या यूजेस है, कौन से एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेजेस है और क्या टाइप्स है। तो सभी बातें आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख के, और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।